पश्चिमी अफ्रीका के देश न्यूज में बने रहते हैं और उनमें भी खासकर साहेल प्रदेश के जो देश हैं। देखो, अगर हम पिछले कुछ समय की न्यूज में देखें तो यहाँ पर माली में अलकायदा से एक संबंधित मिलिटेंट ग्रुप ने अटैक किया था। इसमें 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये इसलिए भी न्यूज में बना हुआ है कि इस क्षेत्र से फ्रांस का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ बहुत सारे देशों ने कह दिया है फ्रांस को कि आप अपनी सेना को हमारे देश से हटाएं। और इसके साथ साथ यहां पर सैन्य तख्ता पलट भी हो रहा था, इसलिए भी ये न्यूज में था। और इसीलिए यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा माली, चाड, सूडान, गिनी ये क्यों न्यूज में बने हुए हैं। तो यहां पर सैन्य तख्ता पलट हुआ था अलग अलग देशों में, तो यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन ले लिया। लेकिन अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये साहेल रीजन कहता है। देखो, यहां पर ये एक बैंड आपको नजर आ रहा है, ये साहेल है। और इसके जो ये देश हैं यही न्यूज में रहते हैं, जैसे माली हुआ, बुर्किनो फासो हुआ, नाइजर हुआ, चाड हुआ, सूडान हुआ, इधर सेनेगल हुआ। तो सेनेगल से लेकर ये इरिट्रिया, सूडान तक फैला हुआ क्षेत्र है। और इसके उत्तर में अगर बात करोगे इस क्षेत्र के, तो यहां पर सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है। और इसके दक्षिण में यहां पर ह्यूमिड सवाना है, आर्द्र सवाना जिसे कहते हैं। तो सवाना क्षेत्र वो होता है जहां पर घास और वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यहां पर घास मिल जाती है और कहीं कहीं पर यहां पर वृक्ष दिखाई देते हैं। देखो, अगर हम यहां बात करें तो ये अटलांटिक ओशन है, तो यहां से अगर आप ऊपर की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो यहां से ऊपर की ओर जाएंगे, जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो यहां पर इतनी वर्षा होती है कि यहां पर ग्रासेस होती हैं और ट्री होते हैं। और यहां पर वर्षा की मात्रा ठीक ठाक होने की वजह से लंबी लंबी घासें मिलती हैं, जिन्हें बोलते हैं, जैसे बोलते हैं एलिफेंट ग्रास। साथ ही साथ यहां पर वृक्ष भी मिलते हैं। वृक्ष कई बार समूहों में भी मिलते हैं, यहां पर ग्रुप्स में भी मिलते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है ह्यूमिड सवाना। लेकिन जैसे ही आप इससे और ऊपर की ओर जाओगे, वर्षा की मात्रा और कम हो जाएगी, जिससे यहां पर अब जो मॉइस्चर है, जो आर्द्रता है, वो वृक्षों के लिए पर्याप्त नहीं रह जाती है। और जो घासें भी होंगी वो भी लंबी नहीं होंगी, छोटी छोटी घासें होंगी, उनकी सघनता कम हो जाएगी। यहां पर अब झाड़ियां दिखने लगी, पेड़ों की जगह झाड़ियां आ जाएंगी। तो घासें होंगी वो होंगी बहुत ही छोटी होंगी, ज्यादा सघन नहीं होंगी, झाड़ियां होंगी और कहीं कहीं पर आपको वृक्ष दिखाई देने लगते हैं। ऐसा जो क्षेत्र है वो है साहेल। ये एक सेमी एरिड रीजन है। और अगर हम यहां देखें और ऊपर की जाएंगे तो यहां पर आपको सहारा मरुस्थल नजर आएगा। तो ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है, एक संक्रमण क्षेत्र है, जो यहां पर मरुस्थल है और यहां पर आर्द्र सवाना है और उसके बीच में है। और वर्तमान में धीरे धीरे ये जो डेजर्ट है वो नीचे की ओर आ रहा है, इस साहेल रीजन में अतिक्रमण कर रहा है। इस साहेल रीजन का डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। और यही इसी में जो ये जो देश पड़ते हैं, यहां पर अलग अलग तरह की समस्या और इनके हम ज्योग्राफिकल रीजंस को देखें कि क्या कारण है, ज्योग्राफी कैसे रोल प्ले कर रही है। तो यहां पर अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया कि सेमी एरिड रीजन में है। तो यहां वर्षा की मात्रा तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहां पर कृषि तो बहुत विकसित नहीं है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये संसाधनों की दृष्टि से बहुत संपन्न है, खनिज संसाधनों की। जैसे मैं बात करूं, ये आपका नाइजर है, ये यूरेनियम की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर माली की, तो यहां पर गोल्ड है, यूरेनियम है, लिथियम है, आयरन भी है। इस तरह के खनिज यहां पाए जा रहे हैं। यहां बुर्किना फासो में गोल्ड मिलता है, इन्हीं क्षेत्रों में ऑयल भी है। तो ये संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। और यही जो है, जो अलग अलग देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो इनको प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे रशिया हुआ, फ्रांस हुआ, चाइना हुआ, वो इन संसाधनों को प्राप्त करना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में। लेकिन यहां संसाधन बहुत है, लेकिन फिर भी ये देश बहुत गरीब है। अगर मानव विकास सूचकांक में अगर आप देखोगे, इन देशों की स्थिति 180 से नीचे है। 193 देशों की लिस्ट आती है, उसमें 180 से नीचे है। कोई तो 188, 189 ऐसी कंडीशन है इनकी। भुखमरी है, गरीबी है, आर्थिक विकास में बहुत पिछड़े हैं ये देश। और यही इनकी समस्याएं हैं।
तो अगर मैं यहां की समस्याएं बताऊं तो ये जो हमने न्यूज में था ये तीनों ही इसकी समस्याएं हैं। पहला तो यहां पर विदेशी जो ताकतें हैं या ये विदेशी जो प्रभाव है वो ज्यादा है। यहां पर अलग अलग देश अपना प्रभाव यहां पर बढ़ाना चाहते हैं, यहां के संसाधनों को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा यहां पर एथनिक जो संघर्ष है वो है, निर्जातीय संघर्ष है। यहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति। इनको देखेंगे वन बाय वन। और लास्ट में है ये सैन्य तख्ता पलट। तो अगर मैं सबसे पहले इसको उठाऊं कि यहां सैन्य तख्ता पलट क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन अभी हमने देखा। यहाँ की ज्योग्राफी में बहुत ही पिछड़े इलाके हैं, गरीबी है, कृषि विकसित अवस्था में नहीं है। तो यहां की जो सरकारें, दूसरा इनका ये जो देश है ये साइज में बहुत बड़े हैं। यहां पर गवर्नेंस उतना अच्छे से नहीं। देखो चाड बहुत बड़ा देश है, देखो यहां पर नाइजर बहुत बड़ा देश है, नाइजीरिया भी बड़ा है, माली, अल्जीरिया, ये बड़े बड़े देश हैं। और इनको पूरे को गवर्न करना, यहां पर शासन को अच्छे से चलाना संभव नहीं हो पा रहा है इन देशों के लिए। जो चुनी हुई सरकारें हैं वो ना तो गरीबी हटा पा रही हैं, ना भुखमरी हटा पा रही हैं, ना लोगों के जीवन स्तर को बढ़ा पा रही हैं, ना गवर्नेंस दे पा रही हैं। तो इसका फायदा उठाते हैं सैन्य शासक। उन्होंने कहा कि ये जो आपकी चुनी हुई सरकारें हैं ये आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, इन समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और इसीलिए इन क्षेत्रों में आपको जो सैन्य तख्तापलट देखने को मिलता है, चाड में हुआ, नाइजर में हुआ, माली में हुआ। देखो यहां पर माली में 2020 और 21 में हुआ, चाड में 2021 में हुआ, गिनी में 2021 में हुआ, बुर्किना फासो में 2022 में हुआ, नाइजर में 2023 में हुआ। तो इन सबके पीछे का ये कारण है। एक तो इनकी टेरिटरी बहुत बड़ी है, उसको गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, गरीबी है, भुखमरी है, जीवन स्तर बहुत नीचा है, इस वजह से। एक तो ये कारण है यहां का। दूसरा यहां पर अगर मैं विदेशी प्रभाव की बात करूं तो यहां पर जो विदेशी ताकतें हैं वो अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं ताकि इनके संसाधनों को प्राप्त कर सके। ऐतिहासिक रूप से ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये फ्रांस के अधीन रहा है। ये जो पूरा इलाका है ये फ्रांस के अधीन रहा है। ये जो आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा फ्रांस के अधीन था पहले। और अगर हम ये बात करें इस इलाके की तो ये इससे भी बड़ा इलाका है। देखो ये तो सिर्फ वेस्ट अफ्रीका की बात है। अगर अफ्रीका की बात करें तो ये पूरा इलाका फ्रांस के अधीन था। तो ये फ्रेंच कॉलोनीज थी सब की सब, और जो जाकर 1960 1970 के दशक में लगभग आजाद हो गए। लेकिन फ्रांस ने इन देशों के साथ अपने पैक्ट किए, अपने समझौते किए, के साथ सैन्य समझौते किए, आर्थिक समझौते किए, ताकि उसका यहां पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव बना रहे। तो अभी तक ये पूरा का पूरा, अभी तक भी ये पूरा इलाका फ्रांस सेंट्रिक है, यहां पर फ्रांस का प्रभाव है। लेकिन धीरे धीरे अब इन देशों ने फ्रांस से ये कहना शुरू कर दिया कि आप हमारे देशों से अपनी सेना को हटाएं। और यही इसी वजह से ये न्यूज में बना हुआ था कि यहां पर अभी हाल ही में ये देखो, चाड ने, आइवरी कोस्ट ने और सेनेगल ने कहा है कि आप हमारे देशों से अपनी सेनाओं को हटाएं। ध्यान में रखना, चाड ने, आइवरी कोस्ट ने और सेनेगल ने यह बात बोली। अगर मैं इस मैप में दिखाऊं तो यहां पर पहले भी कुछ देश बोल चुके हैं। माली ने पहले बोल दिया, बुर्किना फासो और नाइजर, ये तो पहले ही कह चुके थे कि आप हमारे यहां से सेनाओं को हटाएं। और जनवरी के लास्ट तक चाड ने भी कह दिया कि आप हमारे यहां से सेनाएं हटाएं। अब सेनेगल और आइवरी कोस्ट की बारी है, ये भी कह रहे हैं कि आप हमारे यहां से अपनी सेनाओं को हटाएं ताकि फ्रांस का प्रभाव यहां कम हो। इसका रीजन क्या है? एक तो यहां के ये देश मानते हैं कि यहां फ्रांस हमारे हर चीजों में दखल अंदाजी कर रहा है, हमारे आंतरिक मामलों में दखल देता है, जो हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। तो अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानते हैं इसको। दूसरा कारण यह है कि यहां पर जो निर्जातीय संघर्ष है या यूं कहें यहां की जो आंतरिक सुरक्षा को जो खतरे हैं चरमपंथियों से, उनसे निपटने में फ्रांस असफल रहा। फ्रांस अपने यहां के सैनिकों को रखता है, वो कहता है कि मैं यहां को आपको सुरक्षा उपलब्ध कराऊंगा, इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, इसलिए मैं अपनी सेना यहां रख रहा हूं। लेकिन फ्रांस उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। वो लगातार अटैक कर रहे हैं, वो लगातार बने हुए हैं। इसलिए लोगों में इनके प्रति, फ्रांस के प्रति एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वजह से भी ये देश कह रहे हैं कि फ्रांस का यहां से चला जाना बेहतर है। और तीसरा, ये जो देश है ये चाहते हैं कि ये हमारे जो संबंध है अन्य देशों के साथ भी अच्छे हो।
ये अपने संबंधों में अन्य देशों के साथ उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अलग अलग देशों से संबंध बनाना चाहते हैं, सिर्फ फ्रांस पर निर्भरता नहीं रखना चाहते। तो ये अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। ये रशिया से, चाइना से, इनके तरफ अब इनका झुकाव बढ़ गया। उसका रीजन है कि ये देश मदद करते हैं तो ये डेमोक्रेसी की बात नहीं करते। फ्रांस अगर कोई भी सहायता करता है तो वो डेमोक्रेसी की बात करेगा, तो वो एथिकल नहीं बनते हैं। उनको जो ज्यादा पैसा देगा, जो ज्यादा उनको सहूलियतें देगा, वो उसका पक्ष लेते हैं। तो इसलिए भी ये देशों का झुकाव उनकी चाइना की तरफ और रशिया की तरफ ज्यादा है। तो अब धीरे धीरे फ्रांस का यहां से वापसी शुरू हो गई है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या फ्रांस का प्रभाव वेस्ट अफ्रीका से कम हो गया है। तो ध्यान में रखना किन किन देशों ने, चाड ने, नाइजर ने, माली ने, बुर्किना फासो ने, यहां पर ये सेनेगल ने, और यहां पर है आइवरी कोस्ट, उसने भी कह दिया है कि आप हमारे यहां से सेनाओं को हटाएं। इसलिए भी ये न्यूज में दो समस्याएं तो हमने देख ली। एक तो विदेशी प्रभाव को देख लिया, दूसरा हमने अभी देखा कि यहां पर जो सैन्य तख्ता पलट हो रहा था वो क्यों हो रहा था। अब तीसरा कारण जो यहां पर देखना है वो है निर्जातीय संघर्ष। देखो है क्या कि यहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और मुस्लिम पॉपुलेशन। तो यहां पर अगर मैं इस मैप को आपको दिखाऊं, यहां पर इस मैप में, तो इस मैप में ये जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा येलो कलर वाला क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है। यहां पर क्रिश्चियनिज्म है या क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव यहां पर ज्यादा है। और ये जो पूरा का पूरा इलाका आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, और ये जो थोड़ा लाइट कलर में, ये सारा का सारा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। और ये जो बीच का जो इलाका है, ये सारा का सारा संघर्ष का इलाका है, जो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ये बीच का दिखाई दे रहा है। और ये साहेल का रीजन ही है जहां पर ये सभी देश पड़ते हैं। तो इन क्षेत्रों में अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप काम कर रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बोको हराम। तो बोको हराम यहां पर काम कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो चाहता है कि पश्चिमी प्रभाव को कम से कम किया जाए, पश्चिमी के प्रभाव को यहां से हटाया जाए। दूसरा, वो विदेशी जो यहां पर पॉपुलेशन है उसको यहां से जाने के लिए बोल रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रांस के सैनिक वहां पर हैं, वहां पर रशिया के सैनिक हैं, वो उनका भी विरोध करता है। तो ये पश्चिमी शिक्षा का, आधुनिकीकरण का, उन सब का विरोध करता है ये। तो ये सब के सब हैं यहां पर, ये मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहां पर क्रिश्चियन, और बीच का ये जो इलाका है, ये पूरा का पूरा एक संघर्ष का जो ना, यही निर्जातीय संघर्ष का यहां कारण है। तो अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर हमें कुछ कुछ ग्रुप्स को भी देखना हो। और दूसरी बात, यहां की ज्योग्राफी भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये सब ग्रुप यहां पर क्यों पनप रहे हैं। उसका रीजन ये है कि एक तो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि इन देशों का साइज काफी बड़ा है। तो पूरे देश में ये पूरी तरह से गवर्नेंस अच्छे से चला नहीं पाते, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, इतने बड़े बड़े देश हैं। दूसरा, ये गरीबी की हालात में इनके पास रिसोर्सेज भी इतना नहीं है। तीसरा जो कारण है कि इन देशों में आपस में भी कम्युनिकेशन नहीं। अगर हम यहां बात करें तो अगर इन टेररिस्ट ग्रुप की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये बाउंड्रीज पर काम करते हैं। ये जो इनका जो मेन जो जगह है, या इनको क्या मेन जो इनका हब होता है, वो बाउंड्रीज पर है। मतलब 3 या 4 देशों की जहां बाउंड्री मिलती है, ये वहां पर अपना मेन बेस बनाते हैं, वहां से ये फिर अटैक को कंटिन्यू करते हैं। इसका रीजन क्या है कि एक देश में क्राइम करके दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे में क्राइम करके तीसरे में चले, तो इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, इन पर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं। तो एक तो ये कारण है। तो अगर मैं यहां बात करूं तो इसका एक एग्जाम्पल देखो क्या है, इसका एक एग्जाम्पल बोको हराम है। जो बोको हराम है वो इस चार लेक के रीजन में, इवन नाइजीरिया में इसका मेनली मुख्य अटैक यही करता है। नाइजीरिया में आपने सुना होगा मास लेवल पर बच्चों की किडनैपिंग हो जाती है, तो बोको हराम का हाथ रहता है। तो ये देखो, अगर यहां हम बात करें नाइजीरिया की, यहां पर इस जगह पर ये रहा, तो ये यहां पर इसका मेन इलाका ये है, ये वाला इलाके में। यहां पर आपने देखा होगा ये लेक चाड है, और इस लेक चाड यहां नाइजर में, चाड में, और इधर ये कैमरून में, और यहां नाइजीरिया में, ये 4 देशों में, और इसी के आसपास के क्षेत्र में ये मुख्य ऑपरेट करता है यहां।
तो यहां पर ये कई देश हैं, यहां पर नाइजीरिया में क्राइम करके, नाइजर में, चाड में, इधर कैमरून। तो यहां पर 4 देशों की सीमा लगती है, तो ये यहां पर इसका मेन सेंटर है। इसी तरह से एक अन्य समूह भी है, वो यहां काम करता है इस इलाके में, यहां पर ये बुर्किनो फासो में, ये नाइजर और माली की बाउंड्री पर यहां। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग देशों की जहां बाउंड्री मिलती है, जहां पर ये संक्रमण जोन है, वहां पर ये काम करते हैं। पहला तो एक तो ये देश बहुत बड़े हैं, तो इतने को कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हुआ है। दूसरा, यहां पर ये जो देशों की बाउंड्री है उनके पास काम करते हैं, तो इन पर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है, तो जो इनको फायदा पहुंचाता है। तो हमें इनके थोड़ा सा नाम भी आपको ध्यान में रखने होंगे कि कौन कौन से यहां पर ये जो संगठन है काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले बोको हराम मैंने बताया था, ये लेक चाड वाला रीजन है वहां पर, और वहां से ये देखो ये दक्षिण की ओर अटैक करता है यहां, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादातर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। अगर मैंने आपको ये मैप दिखाया था, इस मैप में देखो ये रहा, अगर नाइजीरिया है यहां पर, तो ये नाइजीरिया के ये दक्षिणी भाग में, इस भाग में क्रिश्चियन पॉपुलेशन, तो वेस्टर्न प्रभाव यहीं ज्यादा है, इसलिए वो इस क्षेत्र में ज्यादा अटैक करने की कोशिश करता है। तो ये यहां का इलाका है, देखो ये रहा, तो यहां पर बोको हराम है, यहां नीचे तक वो अटैक करता है। इसके अलावा यहां पर और भी बहुत सारे समूह हैं, देखो यहां पर ये बीएच लिखा है, तो ये देखो यहां पर ये चाड का रीजन है, यहां पर बोको हराम है। इसके अलावा एक और है, इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा, ये भी एक संगठन है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, वो इस जोन में मुख्यतः काम करता है, माली, बुर्किनो फासो और नाइजर की सीमा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर। इसके अलावा एक और समूह यहां पर काम कर रहा है, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुसल्लिमीन, ये भी एक नाम है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जो करंट अटैक हुआ था, मैंने जब भी आपको बताया था माली में, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें इस जेएनआईएम का ही हाथ था, और ये भी चाहता है कि माली में जो पश्चिम का प्रभाव है उसको कम किया जा सके। वहां पर जो सैन्य समूह वहां पर उपस्थित है, फ्रांस के, वहां पर रशिया के, उनको यहां से वापिस भेजा जाए। तो कट्टरपंथी संगठन है ये भी, तो ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। एक तो बोको हराम हमने देख ही लिया, इसके साथ साथ इसी का एक और जो इसकी ब्रांच है वो है इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस, आईएसडब्ल्यूएपी। तो ये बोको हराम का वो भाग जो आईएस से प्रभावित है, वो ये है, वो भी उसी इलाके में काम करता है जहां पर बोको हराम काम। तो आपको बोको हराम याद रखना है, ये आईसीडब्ल्यूएएफ याद रखना है, और ये आपको जेएनआईएम और आईएसआईएस जीएस, मतलब ग्रेटर सहारा में आईएसआईएस। तो ये यहां के जो प्रमुख जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जो यहां काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहां पर कुल मिलाकर 3 तरह की समस्याएं हमने देखी थी। पहली समस्या यहां पर हमने देखी कि यहां पर सैन्य तख्ता पलट हो रहा, उसका कारण हमने देख लिया, उसका कारण यहां की गरीबी है, उसका कारण यहां का पिछड़ापन है, उसका यहां कारण यहां की भुखमरी है, और इन समस्याओं का समाधान जुड़ी हुई सरकारें नहीं कर पा रही हैं। दूसरा, यहां पर विदेशी प्रभाव है, सभी लोग यहां के संसाधनों को प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपस में होड़ लगी हुई है, और यहां पर ऐतिहासिक रूप से फ्रांस का प्रभाव था, जो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, क्योंकि विभिन्न देशों ने कहा है कि आप हमारे यहां से सेनाओं को हटाएं, और इसकी जगह अब रशिया लेता जा रहा है, क्योंकि रशिया को डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, रशिया को सिर्फ यहां के संसाधन चाहिए, जो उसे ज्यादा उपलब्ध कराता है वो उसका पक्ष ले लेता है। इसके साथ साथ चाइना की उपस्थिति भी यहां पर बढ़ रही है, और तीसरा मैंने यहां पर बताया था कि यहां पर बहुत सारे कट्टरपंथी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इसका कारण यहां की निर्जातीयता है, यहां का जो रिलीजन का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिपेंड करता है, और दूसरा ये निर्भर कर रहा है इन विदेशी सैनिकों की उपस्थिति। तो ये विदेशी शिक्षा के खिलाफ है, विदेशी सैनिकों की मौजूदगी पर अधिकार पर भी इसको दिक्कत है, ये यहां पर पश्चिमीकरण के, आधुनिकीकरण के खिलाफ है। तो ये यहां की 3 प्रमुख समस्याएं हैं जो आपको ध्यान में, इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो साहेल रीजन है, यहां पर जो डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, उस डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, उस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था।
इसके अंतर्गत क्या होगा, ये सेनेगल से लेकर ये जिबूती तक इस पूरे क्षेत्र में, पूरी बेल्ट में वृक्षारोपण किया जाएगा, वनों को लगाया जाएगा, ताकि ये सहारा मरुस्थल है, ये नीचे की ओर ना आए, इसका प्रसार दक्षिण की ओर ना हो। तो इसीलिए इसको बोला गया है ग्रेट ग्रीन वॉल। इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको इसमें पूरा ध्यान रखना था कि साहेल रीजन क्या है, यहां पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है, ये संक्रमण जोन है, इसके दक्षिणी भाग में ह्यूमिड सवाना है, उत्तरी भाग में सहारा डेजर्ट है। दूसरा, ये रिसोर्स की दृष्टि से बहुत रिच है, लेकिन फिर भी यहां पर गरीबी है, भुखमरी है, निम्न जीवन स्तर की स्थितियां, यहां पर सैन्य तख्ता पलट की स्थिति है। ऐतिहासिक रूप से ये फ्रांस के प्रभाव में था, लेकिन वर्तमान में यहां पर चाइना और रशिया की उपस्थिति भी बढ़ रही है। तो ये इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन था जो आपको ध्यान में रखना है। और यहां के हमने विभिन्न तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स को भी देख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्षेत्र की ज्योग्राफी को देखेंगे कि यहां पर कौन कौन सी नदियां हैं, यहां पर कौन कौन से अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, कौन से शहर यहां के इंपॉर्टेंट हैं। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।